बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद गुलफाम हैदर और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है होम्योस्टेसिस। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एटमोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ एटमोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस? तो दो वर्ड हैं। फर्स्ट वन इज़ होम्यो। होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस, स्टेसिस मीन्स स्टिल, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कंडीशंस को स्टिल रखना, सेम रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन पे, लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इसका इन्वायरमेंट, उसकी मैं बात करूंगा जो डेफिनेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हम वैसे कह देते हैं कि एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट दो तरह से हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल इन्वायरमेंट, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? तो स्टूडेंट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? द इन्वायरमेंट विच इज इंटीरियर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? द इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जो उसका सराउंडिंग की कंडीशंस है, सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है, उसको हम उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे। अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इनमें बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस हैं, कॉन्टिन्यूसली ये फ्लक्चुएट होता रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशंस नहीं आती। अब हम इस इन्वायरमेंट को जहन में रखते हुए, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को जहन में रखते हुए हम डिफाइन करेंगे हाउ वी कैन डिफाइन होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस हम कहेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। किससे? फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, उन फ्लक्चुएशन से, उन चेंजेस से, उन हार्म से, नुकसानात से अंदर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, दिस इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस से अंदर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, इसको हम नाम देते हैं बच्चों होम्योस्टेसिस का। तो इसका फायदा क्या होता है? होम्योस्टेसिस से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज। होम्योस्टेसिस अंदर की जो टेम्परेचर, अंदर की जो कंडीशंस हैं, उनको एक नैरो रेंज में रखती हैं। ये होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। अब क्या है? फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एट 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल एक है मैंने लिखी कि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रखना, दिस इज ड्यू टू होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एक खास तरह के लेवल पे रखता है, ये इसका फायदा है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक उनमें से टाइप थी होम्योस्टेसिस की कि टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखता है। चूंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस बड़ी बड़ी होती हैं, अगर आप देखें तो आपके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट 4-5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक चेंजेस आती हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी के अंदर भी वो फ्लक्चुएशन चली जाती, चेंजेस जाती हैं? नहीं जाती। अंदर की फ्लक्चुएशन को, अंदर के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखा जाता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस में। दिस इज ड्यू टू होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस की वजह से पॉसिबल होता है, तो ये इसका बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं कि कुछ खास तरह के कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं ससेप्टेबल कंपोनेंट्स। तो ससेप्टेबल का मतलब हसास कंपोनेंट, जो हम होम्योस्टेसिस के लिए बड़े हसास तरह के कंपोनेंट्स हैं। वो 3 तरह के कंपोनेंट्स हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें सबसे पहले वाटर है, सोल्यूट है और टेम्परेचर है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स हैं। इन ससेप्टेबल कंपोनेंट्स को कंट्रोल किया जाता है कुछ खास तरह के मैकेनिज्म से। दीज ससेप्टेबल कंपोनेंट, वाटर, सोल्यूट एंड टेम्परेचर, दे आर कंट्रोल्ड बाय इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स। तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म है बच्चों? सबसे पहला मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि मैकेनिज्म ऑफ जनरली रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सोल्यूट और वाटर को रेगुलेट करना, इसको बैलेंस रखना, इसको मेंटेन रखना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी बॉडी के अंदर पानी और सोल्यूट्स को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन जरूरी है, क्यों भला? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पानी और सोल्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर किडनीज हैं। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस नहीं रहेगा तो उससे हमारी जाहिर सी बात है किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए सोल्यूट्स और वाटर को मेंटेन रखना जरूरी है। और ये कैसे मेंटेन रखा जाता है, उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं
osmoregulation. Second one is called the excretion. What is excretion? It is actually the mechanism which eliminates nitrogenous wastes. This is referred as excretion. ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है. अब नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना क्यों जरूरी है? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं होते, हमारे ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे एक डिजीज होती है, एक डिफेक्ट होता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है. उस बीमारी को हम कहते हैं यूरेमिया. तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देना जरूरी है ताकि हम किसी भी तरह के डिफेक्ट से, खराबियों से बच सकें. तो बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. थर्ड मैकेनिज्म इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन क्या है? हम कहते हैं इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ नैरो टॉलरेबल रेंज. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रखना. टॉलरेबल रेंज से क्या मुराद है कि नैरो रेंज. जैसे हमने पहले बात की है कि ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है. दिस रेंज इज कॉल्ड द नैरो रेंज. तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इस नैरो रेंज में रखना, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में रखना, दिस इज कॉल्ड द थर्मोरेगुलेशन. अच्छा, जिस तरह हमने बात की है कि ऑस्मोरेगुलेशन का सोल्यूट और वाटर का मेंटेन करना जरूरी है, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, वरना हम कुछ डिजीज की तरफ चले जाते हैं. इसी तरह अगर थर्मोरेगुलेशन यानी कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो खास तरह के मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं. मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है. तो वो एंजाइम्स जो होता है वो हमारी बॉडी के खास तरह के टेम्परेचर में सही तरह से काम करते हैं, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि नैरो रेंज 36 से 38 डिग्री सेल्सियस है. तो उस टेम्परेचर पे एंजाइम सही काम करते हैं. अगर एंजाइम सही काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म सही होगा, और जब मेटाबॉलिज्म सही होगा तो बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो इस टेम्परेचर वो कैसे पॉसिबल है? वो एक खास तरह के टेम्परेचर की वजह से पॉसिबल है कि ये एंजाइम सही काम कर सकें. तो वो एंजाइम सही काम कब करेंगे? जब टेम्परेचर सही होगा. तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती. क्या होता है? एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. एंजाइम्स का डीनेचर हो जाना हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन. तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं जो ससेप्टेबल कंपोनेंट्स को रेगुलेट कर रहे हैं, वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, या बॉडी के अंदर से एक्सक्रीशन को मेंटेन, मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं. इसी तरह हमारे पास एक साइड बॉक्स में एक छोटा सा टॉपिक है, साइड बॉक्स है छोटा सा, उसमें यह बताया हुआ कि होम्योस्टेसिस जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, एवोल्यूशनरी प्रोसेस. जो होम्योस्टेसिस है ये हमारे पास एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को भी, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में भी कंट्रीब्यूट करता है, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो ये किस तरह से एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है, उसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जब किसी एक इलाके से, किसी एक कंडीशन से चेंज करके दूसरी जगह पे चला जाता है और वहां पे जाता है जब, तो वहां पे कंडीशंस डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल एक इंतहाई कम टेम्परेचर से एक इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर की तरफ, या इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर से इंतहाई कम टेम्परेचर की तरफ कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो उसकी बॉडी की कंडीशंस भी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं. तो ये जो इसमें इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन हुई है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी इंतहाई टेम्परेचर से किसी इंतहाई कम या इंतहाई ज्यादा से इंतहाई कम टेम्परेचर की तरफ चला गया, इसको हम कहेंगे एवोल्यूशनरी चेंजेस. तो वो होम्योस्टेसिस की वजह से पॉसिबल है. तो होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. डियर स्टूडेंट्स, आज यहां तक मैं बात करूंगा. इसके ससेप्टेबल कंपोनेंट्स की बात की हमने, एनवायरनमेंट की बात की, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और इसकी एटमोलॉजी की बात की. आज यहां तक बात करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.